हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को बॉम्बे प्रोसीड करना है, सेशन चालू है। वी आर ग्रेटफुल कि वो डिस्पाइट ऑफ द सेशन इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ट्रेजरर राजेश बागड़ी जी से कि वे ऑनरेबल आशीष जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर राजेश रोकड़े जी का कि वे आकर के ऑनरेबल पंकज जी का पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करें। राजेश भैया आइए, अजय भैया का स्वागत करें। शिव कुमार राव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आके ऑनरेबल पंकज जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। ऑनरेबल मैत्री जी डायस पे ज्वाइन करें। पंकज मैत्री सर को लेकर डायस पे। विनोद तांबी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनरेबल IIM डायरेक्टर मैत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। हमारे साथ सबसे सामने हमारे बैठे हैं हमारे सिरसाट जी, जो हमारा ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। मैं पंकज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सिरसाट जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। वही वही पंकज जी। आप सभी को विदित है कि अभी इस वर्ष एडवांटेज विदर्भ 3.0 का समापन हुआ है और आप सभी को मैं बताते हुए काफ़ी मुझे हर्ष है कि इस साल हमारे करीबन 300 एग्जिबिटर्स थे, 350 स्टॉल थे, 5400 प्लस डेलीगेट्स थे, 225 एक्सपर्ट्स के कुल मिला के 25 सेशंस हुए और की एरिया जहां हम लोगों ने कंसंट्रेट किया वो ऑटोमोबाइल था, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, लॉजिस्टिक और हेल्थ केयर था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ग्लोबल रीच इस बार एडवांटेज विदर्भ में हुआ और 20 प्लस नेशंस से रशिया, चाइना एंड ब्राज़ील, ये सब मार्केट के एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे एरिया को अपॉर्चुनिटी देने के लिए वहाँ के टॉप के ऑफिशियल्स, काउंसलर्स, ये लोग हमारे बीच उपस्थित रहे। ये इस बार का काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा। इसके अतिरिक्त मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और MOUs जो हुए उसमें महिंद्रा ग्रुप हम लोगों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट लगा रहा है, जहां पर EV और ट्रैक्टर और इंटीग्रेटेड ऑटो का बहुत बड़ा प्लांट लगा रहा है, जहां 15,000 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ बेंट अपॉन कि बहुत जल्दी उनके इश्यूज रिजॉल्व होंगे और उनको लैंड मिल जाएगी और ये काम स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह हमारे साथ सुपर स्मेल्टर्स ने भी 10,000 करोड़ का एमओयू किया। सुपर स्मेल्टर्स ऑन देयर ओन दे हैड कम टू एडवांटेज विदर्भ और उन्होंने आकर डिक्लेयर किया और गवर्नमेंट के साथ फिर उन्होंने अपने एमओयू साइन किया। गैलेक्सी सोलर वो भी 10,080 करोड़। अडानी ग्रुप का 70,000 करोड़ इंटीग्रेटेड कोल गैसिफिकेशन का प्रोग्राम। एनमोटिव जर्मनी का 2,500 करोड़। क्वालिटी केयर 600 प्लस। सुनील फेरो 5,000 करोड़। VIPL and MMRDA 1,200 करोड़। ग्रेटा एनर्जी 2,000 करोड़ एंड GR इन्फो प्रोजेक्ट्स 200 करोड़। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल 7 पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्च करी। नई पॉलिसी जो सेक्टरल पॉलिसी है जिसमें टेक्सटाइल अपैरल्स, लेदर, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब, एरोस्पेस, डिफेंस, MSMEs, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, मेडिकल डिवाइस एंड सर्कुलर इकोनॉमी, बायोप्लास्टिक्स, ये सारे जो है पॉलिसीज़ इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी जो हमारे अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड वी ऑल आर वेरी होपफुल कि विद द न्यू पॉलिसीज़ हमारे क्षेत्र का निश्चित रूप से औद्योगिक विकास होने में काफ़ी हमको मदद मिलेगी। ओवरऑल मैसेज हमारा ऐसा रहा कि एडवांटेज विदर्भ 2026 ने ये बताया कि विदर्भ अपने पूरे पोटेंशियल के साथ ग्रोथ के लिए तैयार है और यहाँ का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहाँ क्लीन एनर्जी, डिफेंस, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, ग्लोबल ट्रेड और स्किल डेवलपमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और एडवांटेज विदर्भ 3.0 उसका जीवंत उदाहरण है और वो सब कुछ आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से, आपके सबके मदद से इतना बड़ा इवेंट तीसरे वर्ष तक लगातार होता रहा। मैं ये चाहूँगा कि आप सब स्वयं के लिए या एक दूसरे के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम इस साल विशेषता ये भी रही कि हम लोगों ने प्रयास किया कि लाइक इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, हम लोगों का ये टारगेट था कि जो डोम है वो एयर कंडीशन होने चाहिए और वातावरण जो है काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। टू अ बिगर एक्सटेंट हम लोग उसमें सफल हुए। इसके अलावा मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि आशीष अपने बात बोलेंगे, आशीष अपने रिपोर्ट में ये चीज़ कहेंगे रिगार्डिंग दी ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी एंड स्किल सेंटर। आशीष इज़ गोइंग टू कवर दैट व्हेन ही इज़ गोइंग टू हैव हिज, यू स्पीक अबाउट इट। वो इस विषय में बात करेंगे आपसे जब वो अपना वेलकम एड्रेस देंगे। तो इस तरह से ये एडवांटेज विदर्भ 3.0 जो है एक और लैंडमार्क हमारे लिए साबित होगा। हम सबके लिए नई एक ऊर्जा लेकर आया है और नया उत्साह लेकर आया है। अगले वर्ष भी ये संभवतः फरवरी के अंत में या मध्य में, हमारी डेट्स ऑलमोस्ट चल रही है क्योंकि दावोस के साथ मैच करके हमको डेट्स मैच करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से वी आर प्लानिंग और उसके डेट्स भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे एंड वी विल रीच यू विद द न्यू डेट्स। मेरा सभी कन्वेनर्स और सेक्टर के जो इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बीच बीच में जो है मीटिंग्स होते रहनी चाहिए। यदि मान लीजिए अब देखिए अभी अम्बा जो हमारी आयुर्वेदिक एसोसिएशन है उसका एक बहुत अच्छा मीटिंग WTC के हमारे ऑफिस में हुआ। आप लोगों के सबके लिए हमारा WTC का ऑफिस, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का सेक्रेटेरिएट, वहाँ का कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ की सारी चीज़ें आप सबके लिए अवेलेबल है। आप केवल हमारे सेक्रेटेरिएट में कांटेक्ट करिए, पंकज या कपिल या विजय भाऊ को मैसेज करिए और आप अगर कोई मीटिंग लेना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप लेना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कन्वेनर्स या कोई भी सेक्टर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम करना चाहता है तो एड उसके साथ जुड़ करके वो कार्यक्रम करने के लिए ऑलवेज वेलकम करेगा, ऑलवेज तैयार रहेगा। तो ये मान के चलिए कि हम लोग सब मिल करके ही ये काम कर सकते हैं और ये स्पिरिट हम लोगों के बीच बनी है और 3 साल लगातार जो हम लोगों ने ये काम किया है ये इस बात का सबूत है कि नागपुर में
एक नई ऊर्जा का संचारण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चरली नागपुर को आप देखते हैं कितना अच्छा डेवलप हो चुका है। आज हम लोगों की जीसीसी कॉन्फ्रेंस भी ड्यू है, बहुत जल्दी हम वो जीसीसी कॉन्फ्रेंस भी डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यहाँ पर नागपुर में आए और नागपुर में आईटी हब बहुत बड़ा एक स्थान ले। हाल ही में आपने हाल ही में आपने देखा कि जीएमआर को हमारा एयरपोर्ट भी हस्तांतरित हो चुका है और एड और बाकी एसोसिएशन सब ने मिल कर के उस दिन सबको ग्रीट किया और वी हैव थैंक्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी एंड ऑनरेबल नितिन जी, और वहाँ पर एविएशन मिनिस्टर भी आए थे। नागपुर एयरपोर्ट के लिए डिले ज़रूर हुआ है थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेडिएट होकर के बहुत जल्दी हमको एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स भी हमको मिलेगी, ऐसा हम अपेक्षा भी करते हैं और ये विश्वास भी हमको है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि WTC का जो हमारा ऑफिस है वो इन ट्रांजिट ऑफिस है। रेडिसन के सामने आपने कभी देखा होगा एक 7 फ्लोर का स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा, उसमें 4th फ्लोर आई सपोज, आशीष 4th फ्लोर ना 5th, रवि 5th फ्लोर, उसका 5th फ्लोर जो है वो पूरा एड के साथ में, एड का वहाँ पर एक सेंट्रल ऑफिस बनेगा और जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं उसका ऑफिस भी वहीं पर रहेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सब मिलके करना चाहते हैं। एक और आइडिया है जो साहब ने हमको 2 साल पहले फ्लोट किया था, वी आर होपफुल कि हम इस साल उस पर कुछ काम कर सकेंगे। साहब की इच्छा है कि एक ग्लोबल कम्युनिटी बनना चाहिए विदर्भ लोगों की, ग्लोबल कनेक्ट होना चाहिए। विदर्भ का बंदा जहाँ पर भी काम कर रहा है पूरे ग्लोब में, उसका एक कनेक्ट पॉइंट बनना चाहिए नागपुर में। तो उसके लिए कुछ प्रयास बीच में हम लोगों ने किए थे, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो सके, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। और मुझे विश्वास है कि इस साल हम अगले एडवांटेज विदर्भ के पहले हम आपको वो एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे। आज VRC है जहाँ हमारे पास में, यहाँ शशि भाई बैठे हैं, और इसी तरह बाकी जो कॉलेजेस के एलुमनाई हैं, आज VRC की एलुमनाई बहुत स्ट्रांग है, पूरे ग्लोब में फैली हुई है। मैं जिस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूँ, फार्मेसी, हमारे फार्मेसी कॉलेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द कंट्री है नागपुर में, और यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं वो ऑल ओवर ग्लोब के फार्मा कंपनीज़ में काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ग्लोबल कनेक्ट कर सकेंगे, और जो विदर्भ ग्लोबल कनेक्ट विदर्भ ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं, और किस तरह से वो सफल होता है। आप लोगों के मन में भी यदि कोई आइडिया आती है तो आप डेफिनेटली हमारे मेल ID पर वो आइडिया फ्लोट कर सकते हैं, बिकॉज दैट वो सपना ऐसा है कि वो सपना हमारे बहुत नज़दीक विदर्भ को पूरे विश्व के साथ कनेक्ट करेगा। और हमारे लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं बाहर, यदि वो कनेक्शन हो जाती है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो लोग भी अपने मदरलैंड वापस आना चाहें और आकर के यहाँ वो कुछ करना चाहें। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। बहुत अच्छी आइडिया हमारे विवेक जी रानाडे ने बीच में दी थी कि जैसा एक ब्राज़ील में शो होता है जिसमें वो क्या होता है, वो कौन सा एक यात्रा होती है ना ब्राज़ील में, कार्निवल होता है। तो तो हमारी यात्रा है ना भैया, पोला में तो यात्रा ही होती है। हम तो वराडी लोग हैं, वराडी लोगों को कार्निवल समझाने में 2 घंटे लग जाएंगे, और जो पोला का उत्सव होता है हमारा वो कार्निवल से कम नहीं है। उसको इंटरनेशनल रूप दिया जा सकता है, मारवत, तो मारवत कैन गो इंटरनेशनल, और उसका बहुत बड़ा अपने यहाँ एक सेलिब्रेशन हो सकता है प्लान करके। तो ऐसी कई चीज़ें आती है। आई मीन लोग भी उत्साहित हैं, लोग हमारे पास पहुँचते हैं, अपने आइडियाज़ हमारे पास रखते हैं, और डेफिनेटली उसका लाभ हम लोग लेते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं वो आइडियाज़। आपके सामने ये चीज़ फ्लोट करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके मस्तिष्क में भी कोई चीज़ आती है। अब टमाटर फेंकने का भी एक फेस्टिवल है बोलते हैं स्पेन में, टमेटिनो। अब दोबारा अब साला संतरे, अब संतरे का भी कुछ हो सकता है ना आशीष भाई, ऐसा कोई उत्सव अपन लोग भी कर सकते। अच्छा पंकज भाई भी बोल रहे भाई हमारा शेर भी तो है विदर्भ में वन विभाग का। तो कई चीज़ें हैं विदर्भ में जो हमारे लिए इंटरनेशनल माइलेज लाती है। महुआ का, महुआ महाराष्ट्र में बयान है दुष्यंत,
खुल गया। चलो चलो, महुआ खुल गया भाई, ये शुभ समाचार। नहीं, ज्यादा खुश मत हो, महुआ खुला है, महुए की चीजें नहीं। तो हमारे बीच मनोहर पोटे जी और सुरेश बागले जी भी उपस्थित हैं। मैं हमारे सीईओ कपिल से अनुरोध करूंगा कि वे पोटे जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। पोटे बैठे हैं, लेफ्ट में है ना पोटे जी। पोटे जी की बहुत ज़्यादा मदद हमको महेंद्र के प्रपोजल में मिली है और मिल भी रही है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारे वेद की अध्यक्षा रीना सिन्हा जो है वो दोबारा निर्वाचित हुई है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रणव भाई से कि वे उनका भी पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। वे दोबारा वेद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं और ये एसोसिएशन हमारे साथ बहुत मजबूती से काम करता है। इसी तरह हमारे बीएमए के एसोसिएशन के भी अध्यक्ष जो है, नए अध्यक्ष, वो हमारे साथ हैं। शशिकांत जी हमारे साथ हैं, बीएमए के नए अध्यक्ष। उनका भी अभिनंदन करने के लिए मैं पंकज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे उनका भी पुष्पगुच्छ देकर के अभिनंदन करें। गिरधारी भैया आ जाइए। सुरेश बागले जी भी हैं हमारे बीच। सुरेश बागले जी, एसडीओ सर। गिरधारी, सुरेश बागले जी का भी अभिनंदन करें। हमारे एक और सहयोगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फारूक भाई, वो भी हमारे साथ हैं। मैं अशोक गोयल जी से विनती करूंगा कि वे फारूक भाई का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। दीपेन, हमारे बीच कैमिट के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल जी भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा रवि बोरटकर जी से कि दीपेन भाई का वो पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। हमारे साथ चंद्रपुर से प्रत्येक कार्यक्रम में आने वाले, हमारा उत्साह बढ़ाने वाले मधुसूदन जी रुंगटा भी हमारे साथ हैं। मैं अनुरोध करूंगा अशोक रुंगटा जी का स्वागत करें। अमरावती से हमारे किरण जी पातुरकर भी आए हैं। तो मैं विनती करूंगा गिरधारी भैया, किरण जी पातुरकर का स्वागत करें। बागले सर, विदर्भ कॉटन के भावेश शाह जी हमारे साथ है। भावेश शाह जी का भी स्वागत करें। अजीब भी आप लेके आइए, साहब आ गए। विनोद भाई, उनका स्वागत करें।
ले पंकज शाह साहब के लिए। हमारे साथ कोसिया के अध्यक्ष भी हैं जुल्फेज जी। मैं अनुरोध करूंगा पंकज जुल्फेज भाई का अभिनंदन करें। तेजेंद्र सिंह रेणु भाई भी है हमारे साथ। होटल एसोसिएशन के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तेजेंद्र भाई। संजय भाई आप करें अपने मित्र का स्वागत। आ जाएं जल्दी से आएं क्योंकि साहब भी पहुंचने में ही है। हाँ नहीं प्रशांत नहीं है। हमारे जितने एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स हैं साथी हैं हमारे। हाँ हमारे साथ हमारे एक मित्र और भी हैं सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट नागपुर के हल्दीराम के कमल जी। तो मैं स्वागत करूंगा बिना स्वाद के सब फीका है भाई। अशोक भाई आइए कमल जी का स्वागत करें। बस कुछ ही मोमेंट में ऑनरेबल गडकरी जी हमारे साथ होंगे और ये जो परंपरा एक शुरू की पहले एडवांटेज विदर्भ से कि कार्यक्रम के बाद, अरे हाँ हमारे साथ एक बड़ी अजीम शख्सियत है। वो मेरे सामने बैठे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आई एम सॉरी मैं उनको मिस कर गया। हमारे राहुल भाई सेबी से आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रणव भाई, राहुल भाई सेबी से आए हैं उनका आप स्वागत करें। गत 2 वर्षों से सेबी भी हमारे पास यहाँ स्टॉल आता है। ये ऑनरेबल गडकरी जी का सुझाव था पहले ही एडवांटेज विदर्भ के बाद कि हम लोगों ने एक पोस्ट इवेंट एक ऐसा फंक्शन करना चाहिए जो ग्रेटिट्यूड सेरेमनी के रूप में जो हमारे जितने साथी हैं उनके साथ कुछ समय हम स्पेंड करें। उनको रिक्वेस्ट करें कि वे आएँ, उनका हम मानचिन्ह दे करके स्वागत भी करें। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा लेंदी होता है, आज थोड़ा हम कट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी साहब ने कहा है कि वे प्रत्येक मोमेंटो वो स्वयं देंगे। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को यदि जाना भी पड़ा बीच में तो गडकरी साहब रहेंगे हमारे बीच और वे हमारे जो भी हमारे साथी हैं जो सहयोगी हैं उनका मोमेंटो दे करके सम्मान करेंगे। आशीष बात हुआ आपका? हाँ JDI नागपुर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे बीच है। मैं पंकज से अनुरोध करूंगा, निर्भय भाई
उनका पुष्पगुच्छ दे करके अभिनंदन करें। और वैसे मैं बताऊं आपको कि जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए विभाग हैं उनका अपनी जगह, लेकिन प्रेस नागपुर की, पुलिस डिपार्टमेंट, एमएसईबी, नागपुर यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी हमको जो जगह देती है और जिस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करती है वो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। और 3 वर्षों से लगातार उनका सहयोग हमको मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो वाकई नागपुर के लिए बड़ी हर्ष और बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से सभी लोग, सभी सेक्टर के लोग स्वयं होकर के आगे आए। मेरे ख्याल से अगले साल की जो थीम हम लोग सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि जितनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है हमारे यहाँ विदर्भ में, वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, उसमें क्या इनोवेशन, इन्वेंशन हुए हैं वो हम लोगों के सामने यदि आते हैं, उसके वर्कशॉप यदि हम ले पाते हैं और हमारे लोगों को उसमें बुला करके उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं कि जैसे पोहा उद्योग है, रेडीमेड का उद्योग है, काफ़ी उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी, नया नया सब कुछ आया है। तो हम प्रयास यदि करें तो उससे हमारे छोटे उद्योगों को भी बड़ा बनने का अवसर मिलेगा। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री अमरावती डिवीज़न कदम साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं रवि बोरटकर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वे उनका अभिनंदन करें। आशीष, कौन सी सीटी सुना था? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, हमारे पंकज भाई का विमान है, उनको जाना है बम्बई, तो सो ग्रेटफुल। ॲडव्हान्टेज विदर्भ द्वारा आयोजित या ग्रॅटिट्यूड सेरेमनीच्या निमित्तानं मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मोठे बंधू सन्माननीय अजय भैया संचेती, मंचावर उपस्थित असलेले मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी सन्माननीय आशिषजी जयस्वाल, आपल्या ॲडव्हान्टेज विदर्भ आणि AIDचे सन्माननीय आशिषजी काळे, सन्माननीय विजयकुमारजी शर्मा, सन्माननीय गिरधरलालजी मंत्री, प्रणवजी शर्मा, सन्माननीय राजेशजी बागडी, मंचावरील समस्त मान्यवर मंडळी आणि ह्या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर बंधू भगिनी, आपलं सर्वांचे ह्या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो। आणि मगाशी आल्यानंतर मी आमचे मित्र आशिष जयस्वालजी यांना एक विषय सांगत होतो की एखादा उपक्रम सुरू करून त्याच्यामध्ये एवढं सातत्य ठेवणं इतकं सोपी नाही। म्हणून आशिषजी, आपलं शर्मा साहेबांचं सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनापासून खरोखर अभिनंदन करतो। कारण आम्ही राजकारणामध्ये अनेक उपक्रम चालवितो, परंतु अशा एखाद्या सामाजिक आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल घडविणारा उपक्रम चालविणे इतकं सोपी नाही आहे। आपल्या सर्वांची आपण ज्यांची वाट पाहतो आदरणीय नितीनजी यांचं ह्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आदरणीय नितीनजींचं मी आभार व्यक्त करतो। आता मी विषय साहेब हाच सांगत होतो की एखादा उपक्रम सुरू करून त्याच्यामध्ये एवढं सातत्य टिकविणं इतकं सोपी नाही। त्याच्याकरता आशिष भैया, आमचे शर्मा साहेब आणि सर्व मंडळींचं मी मनापासून अभिनंदन केलं। मी यांना हेच सांगत होतो की राजकारणामध्ये वावरताना आम्ही अनेक उपक्रम राबवित असतो, त्याच्यामध्ये आमचा कुठला ना कुठला स्वार्थ असतो की मतं मिळाले पाहिजे, हा वर्ग खुश झाला पाहिजे, तो वर्ग खुश झाला पाहिजे। परंतु आपण मात्र आपल्या सुरू असलेल्या व्यवसायातनं वेळ काढून आपला विदर्भासारखा भाग यांना देखील कुठेतरी प्रगती झाली पाहिजे, उद्योगी प्रगती झाली पाहिजे, याच्याकरता नितीनजींनी जे विजन बघितलं आणि जी संकल्पना आपल्या मंडळींसमोर मांडली ते प्रत्यक्षात उतरविण्याचं काम
AIDच्या माध्यमातून होत आहे. मला खूप आनंद झाला होता ज्या दिवशी आशिषजी तुम्ही लोकांनी कार्यालय ओपनिंगसाठी मला त्या ठिकाणी बोलवलं होतं आणि मी स्वतःचं भाग्य समजतो. आशिषजी आणि मला तेवढी संधी मिळून जाते का विदर्भात काही कार्यालय वगैरे उद्घाटन करायचं असलं तर आम्ही ॲक्सेसिबल असल्यामुळं पटकन परंतु आम्हाला त्याचा आनंद होते का कमीत कमी विदर्भातले लोक तरी आपल्याला विचारते बा, मग आम्ही दोघेही आनंदानं जातो. आशिषजी आता ट्रेननं जाणार होते, ते बोलले एवढं चांगलं फंक्शन आहे, थांबा आपण थोडंसं थांबून जाऊन मग विमानानं जाऊ. आज नितीनजींनी जे विजन बघून उपक्रम सुरू केला ती फक्त आता प्रदर्शनीच्या स्वरूपात राहिलेली नसून विदर्भाच्या विकासाला दिशा देणारी एक भव्य अशी चळवळ झाली आहे आणि याच्यामध्ये आपल्या सर्व लोकांचं प्रचंड मोठं सहकार्य त्याच्यामध्ये लाभलेलं आहे. निश्चितच आज ज्या जागतिक स्तरावर आपला भारत देश जो प्रगती करतोय, देशाचे पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्रभाई मोदी यांनी विकसित भारत 2047ची संकल्पना मांडली. ही प्रत्येक प्रदेशातून जेव्हा त्याला समर्थन मिळेल किंवा आपल्या देशातल्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये त्याच्याबद्दलचं कार्य चालेल ते तेव्हा प्रत्यक्षात खऱ्या अर्थानं उतरेल. राज्यामध्ये देखील राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात अनेक औद्योगिक क्षेत्रातले मोठे निर्णय घेतले जात आहे. अनेक उद्योगांना आपल्या राज्यामध्ये संधी दिल्या जात आहे. अनेक चांगलं असं औद्योगिक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होतो आहे. त्याच्यामुळे जगात जे मोठे मोठे उद्योग आहेत त्यांची देखील प्रायोरिटी ही आज महाराष्ट्र ठरली आहे आणि महाराष्ट्रासोबतच आपल्या विदर्भाचा विकास झाला पाहिजे. नागपूरमध्ये आपण लोक जेव्हा हा ॲडव्हान्टेज विदर्भ कंडक्ट करतात तर त्याचा ॲटोमॅटिकली फायदा आमच्या आजूबाजूला राहणार. म्हणजे आम्ही वर्धेत राहतो, वर्धेसोबत माझ्याजवळ भंडाऱ्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी दिली. भंडारा असो, चंद्रपूर असो, गडचिरोली असो, आपलं यवतमाळ, अमरावती अशा अनेक जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होतो. इथे जशी जशी इंडस्ट्री येते, नागपूरची MIDC जशी जशी मोठी होत जाते तर नागपूरचे शेतकरी आपली शेती दिल्यानंतर साहजिकच आमच्या वर्धेकडे येतात, त्या ठिकाणी तिकडे चंद्रपूरकडे जातात. मग आमच्या देखील जमिनीचे दर त्या ठिकाणी वाढतात आणि आमच्या इकडे देखील काही इंडस्ट्री त्या ठिकाणी यायला लागल्या आहे. आदरणीय नितीनजींचा आभार मानेल की इप्कासारखी कंपनी आमच्या हिंगणीला त्या ठिकाणी सुरू झाली. आज 1100 एकरामध्ये इप्कासारखी एवढी मोठी फार्मा कंपनी आमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे. आपल्या सर्वांच्या पुढाकारातून निश्चितच ॲडव्हान्टेज विदर्भ आता ही जी झालेली चळवळ आहे त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणाऱ्या काळात येईल. आपल्या विदर्भात तयार झालेले रस्ते, लॉजिस्टिक आणि औद्योगिक कॉरिडॉर, मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटी उद्योग यांची सांगड घालून विदर्भातला आपल्या देशातला एक अग्रगण्य प्रदेश बनविण्याचा संकल्प आपण सर्व लोकांनी त्या ठिकाणी आदरणीय नितीनजीच्या नेतृत्वात घेतलेला आहे. मी देखील राज्यमंत्री म्हणून जो विषय शक्य आहे किंवा जी गोष्ट शक्य आहे ते निश्चितपणे आपल्या राज्याकडून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहेत. मगाशी शर्मा साहेबांनी सांगितलं की आपल्या विदर्भातल्या 2-3 ॲसेट त्यांनी सांगितल्या होत्या, त्यातली आपली एक ॲसेट टायगरसुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली होती की येणारा 29 जुलै जो आहे तो आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल टायगर डे हा पण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सेलिब्रेट केला पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय आपण पर्यटक आपल्या विदर्भामध्ये कसे आणू शकतो याचा देखील प्रयत्न झाला पाहिजे. त्याच्याकरिता देखील आपल्या सर्व मंडळींचं त्या ठिकाणी सहकार्य लागणार आहे. पुन्हा एकदा आपल्या ह्या चांगल्या अशा उपक्रमाला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांचं विशेष करून AIDच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो की न विसरता प्रत्येक वेळेस आपल्या ह्या उपक्रमामध्ये आम्हाला सहभागी करून घेतात. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई. आप हम लोगों के प्रत्येक बार हमारी विनंती को मान देकर आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं. इसके लिए हम आपके आभारी हैं. आज भी आपकी फ़्लाइट है, आपको मुंबई जाना है, इसके बावजूद भी आपने समय दिया, आप हमारे बीच आए. मैं आपका अभिनंदन करता हूं. हालांकि पिछली बार भी मुझे इस बात के लिए बहुत डांट पड़ी थी. गडकरी साहब ने कहा था कि मेरे को बुके देते हो, अच्छी बात नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर सबकी इच्छा होती है कि साहब का स्वागत होना ही चाहिए. तो मैं इस साल भी वो डांट खाने को तैयार हूँ. मैं AID के अध्यक्ष आशीष काळे से विनंती करूँगा AID अध्यक्ष आशीष काळे से विनंती करूँगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर के स्वाब का अभिनंदन करें. हम लोग थोड़ा सा एजेंडा फास्ट करेंगे बिकॉज माननीय आशीष जी का भी फ्लाइट है. मैं आशीष काळे जी से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षीय जायसवाल जी का फ्लाइट है तो आशीष जी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे. हमारे बीच शिवानी जी आई हैं.
कृपया वो पंकज शिवानी अच्छा आ गई चलो गुड 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 इकडे फाइनेंस कम सो क्वाइटली हाँ कर लीजिए। रिस्पेक्टेड श्री नितिन जी गडकरी, श्री आशीष जी जायसवाल, श्री पंकज जी भोयर, श्री अजय भैया संचेती, डॉक्टर भीमराय मैत्री, शिवानी दानी, all dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. एडवांटेज विदर्भा ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म और पार्टनरशिप बन गया है 3 साल में, जहाँ पे हमारे रीजन की पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे रीजन की जो बिजनेस लीडरशिप है, सभी एसोसिएशंस के जो लीडर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तीनों एक जगह पे मिलकर चर्चा करते हैं कि हम लोग विदर्भा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेंटर गडकरी साहब ने जब ये विज़न दिया था हमको कि इस टाइप का अपन ने एक इवेंट करना चाहिए जहाँ पे विदर्भा के प्रोग्रेस की बात की जाए, उस टाइम पे ना विचार था कि इस टाइप का इवेंट बन सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बड़े लीडरों की विज़न जो होती है वो बाद में ही समझ में आती है एग्जैक्टली उन्होंने क्या सोचा था, और आज 3 साल बाद समझ में आता है ये प्लेटफॉर्म सही में बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन गया है। हमारे गडकरी साहब ने एक हमको डायरेक्शन दिया था कि ये जब भी हम ये इवेंट करेंगे, जब ये प्रयास करेंगे, इंश्योर करो कि ये इंक्लूसिव हो, हर एक एसोसिएशन हमारे रीजन की, हर एक सेक्टर हमारे यहाँ का, ये सबको आपने रिप्रेजेंट करना है, सबको साथ जोड़ना है, और ये इवेंट एआईडी का नहीं होना चाहिए, सबका मिलकर होना चाहिए। और बहुत खुशी होती है मुझे गडकरी साहब को और आप सबको बताते हुए कि 33 एसोसिएशन मिलकर ये एडवांटेज विदर्भ करते हैं। एआईडी सिर्फ एक फैसिलिटेटर है जो फ्रंट में आता है, लेकिन हम लोग 33 एसोसिएशन साथ में मिलके ये इवेंट करते हैं, और हम लोग सब लकी रहे हैं कि गडकरी साहब के विजन गाइडेंस के अलावा हमको सीएम सर का भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिला। जो भी हमारे रीजन की पॉलिटिकल लीडरशिप है, बावनकुले जी को हम जब भी जाके इनवाइट करते हैं वो सजेशंस देते हैं, और हमारे रीजन के जो 2 यंग मंत्री हैं आशीष जायसवाल जी और पंकज भोयर जी, ये तीनों दिन हमारे साथ रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ पॉलिसी डिसीजंस तो उन लोग वहीं बैठे बैठे लेते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जो कोऑपरेशन हमको मिला है वो कोऑपरेशन के कारण ही एडवांटेज विदर्भा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़ा इवेंट बन पाया है। हम लोग हमेशा सुनते थे कि महाराष्ट्र के बाकी रीजन्स इसलिए इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव है क्योंकि वहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ के एसोसिएशन एकजुट होकर अपने एरिया के लिए लड़ते हैं। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए तो खैर काफ़ी लेट है, पर हमने कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करके ये एडवांटेज विदर्भा को एक अच्छा इवेंट बनाया है जिसमें हम लोग सब पार्टिसिपेट करके कोशिश ये करते हैं कि विदर्भा का प्रोग्रेस हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आज टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे को ज़्यादा मेंशन नहीं करना है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ये कोऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ। जब हम फर्स्ट एडवांटेज विदर्भा में स्टेज पे बैठे थे तो देवेंद्र जी ने हमको कहा कि भाई फलाने एरिया की एक एसोसिएशन है, उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेकर के एक ऑटोमोबाइल कंपनी को वहाँ पे बुलाया, उनको प्रेजेंटेशन दिया, और सब कन्विंस करने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया कि आप इनको यहाँ लेके आइए। तो उससे हमको भी थॉट आया, हम ढूंढ रहे थे कि किस टाइप की ऑटोमोबाइल कंपनी नागपुर में आ सके। गडकरी साहब हमेशा कहते थे, और उनका मंत्रालय है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कि कोई ना कोई ऑटोमोबाइल एजेंसी आनी चाहिए, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री आनी चाहिए, बिकॉज 250 से 300 अलग अलग फैक्ट्री लगते हैं उसके साथ में। जैसा हमको पता लगा कि महिंद्रा विचार कर रही है, तो एआईडी ने जा कर के सबसे पहले 2 बार प्रेजेंटेशन दिया महिंद्रा को, और जैसा हमको पता लगा कि महिंद्रा में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया नागपुर का, हम गडकरी साहब के पास गए, उनको रिक्वेस्ट किया। गडकरी साहब ने उनको इमीडिएटली फ़ोन किया, उनको कन्विंस किया कि भाई आइए, आपको 100% सपोर्ट मेरा है यहाँ पे, आप नागपुर में आइए और नागपुर में प्लांट लगाइए। उसके बाद हमने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया, देवेंद्र जी ने मीटिंग ली, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया, और उसका रिजल्ट ये है कि पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जो है नागपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा लग रही है। तो ये कोऑपरेशन का जो स्ट्रेंथ है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेशन। जब हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर अपने रीजन के लिए काम करें तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। पहले एडवांटेज विदर्भा में हमने फाउंडेशन रखा, सेकंड में उसके ऊपर और काम किया, और तीसरे में रिजल्ट आया। आई एम श्योर आगे भी और आते रहेगा। जब ये ग्रोथ आ रही थी और देवेंद्र जी ने भी
डेवोस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लाई है। तो गडकरी साहब ने एक और थॉट हमको दिया कि भाई ये इतनी जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, हमारे यहाँ इकोसिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ की मैन पावर ट्रेंड नहीं है, तो हमको ज़रूरी है कि स्किलिंग किया जाए हमारे यहाँ के लोगों का, वरना फिर बेनिफिट जो है वो अगेन बाहर से तो लोग सब वेलकम है यहाँ पे आने को, लेकिन पहला बेनिफिट जो है वो हमारे रीजन के लोगों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक स्किल यूनिवर्सिटी की प्रेरणा रखी, सीएम सर ने वो इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने ऑलरेडी 100 एकड़ के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्लाई किया है, उसका लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस में है और होपफुली 4 से 6 महीने में वो ज़मीन हमको मिलेगी। और एक विदर्भा ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक्स, ये हम लोग AID के मार्फत इसको इस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाई ये यूनिवर्सिटी लगने में 2-4 साल है, लेकिन शहर बढ़ रहा है हमारा, तो शहर की नीड्स को देखते हुए भी आपने कुछ करना चाहिए। तो हमने शहर की नीड्स के लिए जो आज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है, होटल, हॉस्पिटल, सोलर, ये सब को देखते हुए हम एक सिटी में स्किल सेंटर ओपन कर रहे हैं और जुलाई में उसका इनाग्रेशन है। ये हमने पार्टनरशिप की है नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ और वहाँ पे 14 कोर्सेज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। करीब 1400 स्टूडेंट का करंट कैपेसिटी है फर्स्ट बैच का, यानी एक शिफ्ट का, और अगर रिस्पांस आएगा तो 2 शिफ्ट चालू करेंगे। आप लोग सबसे डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब इनाग्रेशन होगा आप लोग ज़रूर आइए, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन इंडिया। और टाटा स्ट्राइव के साथ में ये हम लोग कोऑपरेशन पार्टनरशिप करके हम ये स्किल यूनिवर्सिटी लगा रहे हैं। एडवांटेज विदर्भा, जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप का एक आउटकम है, ये सभी की पार्टनरशिप मिली है और इसके कारण कई लोग मोटिवेट हुए। यहाँ पे भावेश शाह जी है कॉटन एसोसिएशन के, फर्स्ट ईयर वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सेकेंड ईयर ने हमने उनको बुला करके कहा कि आप कॉटन एक बहुत बड़ा क्रॉप है, आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और उसका रिजल्ट ये है, हमारे से चर्चा करते हुए एडवांटेज विदर्भा से मोटिवेट होकर के वो विदर्भा ग्लोबल कॉटन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नागपुर में। अक्रॉस द ग्लोब से कॉटन ग्रोअर्स आने वाले हैं और वो गडकरी साहब आपके पास इन्वाइट करने डेफिनेटली आने वाले हैं अक्टूबर में। भावेश जी अगर आप इधर होंगे तो आई जस्ट सो हे विदर्भा हे कॉटनचा ग्लोबल कॉन्फरन्स करणार आहे नागपूरमध्ये, फर्स्ट टाइम होऊन राहिली आहे। सो टाइम को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें कहने को हमारे रिपोर्ट में काफ़ी कुछ है, आप लोग पढ़ेंगे। सो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग सबके कारण ही एडवांटेज विदर्भा इस स्टेज तक आया है, अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। हम लोग सब ने मिलकर एकजुट होकर काम किए, चाहे अब बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया, गाइड किया, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो जिन्होंने पॉलिसीज़ पे ध्यान दिया और जहाँ जहाँ चेंज करने थे वो किए, और उस पॉलिसीज़ के चलते अच्छी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लग रही है और भी यहाँ बेटर काम हो रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एडवांटेज विदर्भा 4 आएगा, हम लोग सब एक साथ जुड़ेंगे डेफिनेटली। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो भी हमने पहले 3 साल में किया उससे ज़्यादा बड़ा वर्जन होगा, ज़्यादा बेटर होगा। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पूरी इंडिया में विदर्भा कितना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, ताकि हर टाइप की इंडस्ट्री अब यहाँ अट्रैक्ट कर सके। सो आप लोग सबका धन्यवाद एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि आप लोग ने जो 3 साल में सपोर्ट किए और हम लोग सब ने मिलकर एक साथ जो काम किए उसी के कारण आज हम लोग सब यहाँ पे है और ये सक्सेस मिला है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। अभी हमारे सभी गणमान्य हैं उपस्थित। इसी समय मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो रिपोर्ट है एडवांटेज विदर्भ की इवेंट रिपोर्ट, वो हम रिलीज़ करें। मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि हम लोगों ने गत वर्ष पेटेंट की गैलरी और पेटेंट का एक कंपटीशन स्टार्ट किया था इनोवेशन का, बिटवीन द 3 यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, अमरावती, नागपुर एंड गोंडवाना। वो इवेंट हमारे
विपिन चलाते हैं उस इवेंट को, विपिन चावला जी। मैं अनुरोध करूंगा कि ब्रीफ में वो इवेंट के बारे में वो 2 मिनट में अपना रखें कि वो इवेंट क्या है, विनय चावला जी। उसके बाद में हम उसका भी एक जेम्स ऑफ इंडिया का जो किताब है उसका सेकंड वर्जन जो है जेम्स ऑफ विदर्भा। सो वेरी गुड इवनिंग। एड के गाइडेंस में हमने इस बार 3 यूनिवर्सिटीज़ RTMNU, अमरावती एंड गोंडवाना यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत 11 डिस्ट्रिक्ट्स के जो इनोवेटर्स थे और रेडी टू कमर्शलाइज पेटेंट्स थे, तो उनका एक कॉन्टेस्ट किया जिसमें 250 इनोवेटर्स रजिस्टर किए और 52 हमने उसको शॉर्टलिस्ट किए और 3 दिन एक मेगा फर्स्ट एवर पेटेंट गैलरी हमने एडवांटेज उधर में लगाई, तो और उनका 1-to-1 इन्वेस्टर्स से, इंडस्ट्री ट्रेड से करवाया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि विद गाइडेंस ऑफ एड 22 इनोवेटर्स उसमें उनको डायरेक्ट वर्क ऑर्डर्स मिले और कमर्शलाइज हुए फॉर अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ 5.8 CR एंड 13 गॉट डायरेक्ट कनेक्ट फॉर इंक्यूबेटर्स। सो और सक्सेस स्टोरी थी, उसको हमने ये बुक में फ्रेम किया है और हमने इसका फिल्टर राउंड भी लिया विद ऑल द एमिनेंट जूरीज। एंड मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ये विदर्भ का जो मॉडल है ये आउट ऑफ 3 लाख एप्लीकेशंस PMO ने इसे सिलेक्ट किया एंड ये टॉप 30 में सिलेक्ट हुआ। एंड वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू हैव लंच विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो ये विजन डिस्कस हुआ टू टेक इट ग्लोबल फॉर ऑल 28 स्टेट्स के रेडी पेटेंट्स फॉर दिस विदर्भ मॉडल। एंड ऑल्सो लघु उद्योग भारती दिल्ली, ओम प्रकाश गुप्ता जी, गोरख जी भी इधर हैं, तो दे ऑल्सो आर वेरी ईगर टू हैव एन MOU एंड टेक दिस विदर्भ मॉडल विच एड हैज डन हियर फॉर 20 सिटीज एंड भारत पेटेंट वेव के रूप में दे वांट टू टेक दिस एसोसिएटिंग विद लघु उद्योग के इनोवेशंस। ऑल्सो ये 3 पॉलिसी में ड्राफ्ट हुआ, एक जो स्टार्टअप पॉलिसी महाराष्ट्र हुई, इससे प्रेरणा लेके वो भी फ्रेम हुई, प्लस जो ट्राइबल इनोवेशन पॉलिसी बिरसा अभी स्टेट गवर्नमेंट ने की उन्होंने भी ये एज एन इंस्पिरेशन लेके they framed it. And even Madhya Pradesh and Chhattisgarh government also are eager to take this as a pioneer model to replicate this. So I'm really thankful because of this support ये हो पाया, and this is just the start. So we are also thankful to the jury members, Dr. N.S. Raman, Mr. Rajesh Kode ji, Mr. Shantanu Vishwavanda ji, Mr. Gorakh Sirsikar ji, Dr. Anil Onkar ji, Dr. Prasad Siwal ji, Dr. Ajinkya Kotawar ji, and Harshal Gatkine ji. So we would now we release the book first. अंकित को बुलाएं। So I'll call Mr. Ankit Bagdi here, जिन्होंने साथ में ही कॉन्सेप्चुलाइज किया और ये पूरा गैलरी एग्जीक्यूट किया फॉर द एंड आर एमिनेंट डिग्निटरीज फॉर द लॉन्च ऑफ द बुक। I'd also request Mr. Rajkumar Chawla ji, the head of PIC, to also come for this launch of the book. अंकित आओ, जाओ आगे, तो आप जाओ आगे, आप जाओ, आपका काम है भैया, आप जाओ, योर वर्क। सर आइए, प्लीज सर आइएगा। मैं हूँ ना। इस पेटेंट जेम्स ऑफ विदर्भा 2.0 के इस किताब में वो जो हमारे 52 विनर्स हैं उन सब का इसमें एंट्री है, उसके बारे में डिटेल है और वी एक्सपेक्ट कि इसमें और भी कमर्शियलाइज होंगे। वो सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो इसके पार्टिसिपेंट हैं। मेरी विनंती है कि एक ग्रुप फोटोग्राफ उनके साथ वी टेक इट। हाँ, जल्दी बुलाओ, प्लीज कम फास्ट एंड जूरी ऑल्सो टू ज्वाइन। आप लोग नीचे खड़े हो जाएं और सर आप लोग
फिर आशीष भाई के बाद फिर आप बोलेंगे। आपके हाथ से करा देता हूँ। प्लीज फास्ट आ जाइए। हमारे एमएससीबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल जी दिवचोड़े हमारे साथ हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विजय फडणवीस जी के उनका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। इसी बीच में अनुरोध करूंगा हमारे आशीष जी जायसवाल से कि वे आकर के अपना मनोगत बात इनको जाना है तुरंत। हमारे नागपुर की शान और हमारे ग्रोथ इंजन माननीय नितिन जी, पंकज भोयर जी, आशीष काले जी, सभी एआईडी के मान्यवर, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, माफ़ करिएगा सबका नाम न लेना उचित नहीं लग रहा, और उपस्थित भाई और बहनों, मैं एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो विदर्भ के सारे यहाँ पर लोग हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी जो शक्ति के सबसे बड़े केंद्र है माननीय नितिन जी और माननीय देवेंद्र जी, इनके विजन को पूरा करने में आप लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समाज आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, और बहुत ही डेडिकेशन से आप लोग विदर्भ के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका काम बहुत ही विदर्भ के विकास में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इतिहास में लिखा जाएगा। मैं पिछले एडवांटेज विदर्भ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था, जिसमें एक बाम्बू की थी, जिसमें हमने बाम्बू के लिए अभी पिछले कुछ दिन पूर्व ही एक नया जीआर निकाला है कि 1 रुपये लीज पे अगर कोई भी गवर्नमेंट लैंड रहेंगी तो जो बाम्बू प्लांटेशन के लिए 1 रुपये लीज पे मिलेंगी, ऐसा एक हमने पॉलिसी डिसीजन कर लिया जो निकाल चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जिसके ऊपर देवेंद्र जी ने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि इसके ऊपर आप ऑर्डर निकालो, लेकिन वो अभी तक ऑर्डर निकला नहीं, क्योंकि अभी तक वो फाइल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से क्लियर नहीं, हमने एग्रीकल्चर से कर दिया कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर कृषि विभाग बाम्बू लगाएगा, और जितनी फॉरेस्ट की लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाम्बू लगाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में 13.5 लाख हेक्टर लैंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की है, और किसानों को अभी हम नरेगा में बाम्बू लगाने का दिए, लेकिन अभी हम लोग कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरा बाम्बू प्लांटेशन की इसको क्रॉप डिक्लेयर करके कि नई पॉलिसी हमने पूरी बना के सबमिट कर दी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में या अधिवेशन में ही हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब वो पूरी पॉलिसी को पढ़ा तो उन्होंने डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया था कि आप इसका डायरेक्ट ऑर्डर इशू करो करके, इस तरह का आदेश उन्होंने दिया है। टूरिज़्म के रिलेटेड जो कि टूरिज़्म पॉलिसी में जो चेंजेस थी, वह अविनाश घुसे जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इसका बहुत फॉलोअप किया और कुछ चेंजेस उसमें हमने किए, और कुछ बहुत सारी चीज़ें जिसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहता। जो लास्ट एडवांटेज विदर्भ में जो 13-14 सजेशन टूरिज़्म से रिलेटेड, 10 सजेशन बाम्बू से रिलेटेड और माइनिंग से रिलेटेड भी 6 सजेशंस हमने नोट किए थे, जिसके ऊपर कुछ हद तक निर्णय हो चुके हैं और कुछ निर्णय भी पाइपलाइन में जो कि जल्दी होने जाएंगे। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि एडवांटेज विदर्भ में जो आपने अपेक्षाएं व्यक्त करती है और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में निश्चित तौर पर पूरी होने जा रही है। एक महत्वपूर्ण समस्या भी हमारे सामने आ रही है, वो है लैंड एक्विजिशन की, क्योंकि अभी गढ़चिरौली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको मैंने खुद जाके फेस किया कि गढ़चिरौली का जो 25 मिलियन टन का जो सबसे बड़ा प्लांट इसका स्टील का JSW का था, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और कुछ हद तक लोगों की मांग भी जायज़ है, लेकिन कुछ हद तक लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि आप ज़मीन ना दें। मेरे यहाँ पर भी अभी आमड़ी फाटा में 3000 एकड़ की MIDC में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी माननीय बावनकुळे जी ही लैंड एक्विजिशन के मिनिस्टर हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि हमने एक अमेंडमेंट की सेक्शन 23C में, कि जिसमें अवार्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट की एक नई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, जो मैंने बना के दी है। लेकिन अभी एक नई पॉलिसी जो सेक्शन 108 में सरकार, अभी जो लैंड एक्विजिशन का नया एक्ट हुआ था 2014 का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 107 और 108 में एक नई पॉलिसी बनाने का, जो कि ज़्यादा एडवांटेज की है किसानों के लिए, इस तरह की एक पॉलिसी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, जिससे लैंड एक्विजिशन की जो बड़ी तकलीफ़ें होने वाली है
आने वाले समय में, क्योंकि लैंड को बदले में लोगों को लैंड किस तरह से दी जा सकती है, लैंड बैंक गवर्नमेंट किस तरह से तैयार कर सकती है, और किसान को इस तरह से मुआवजा नहीं होता उसको। उसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं और लोगों का प्रोटेस्ट कम कर सकते हैं। तो हम जल्दी ही, मतलब मैं आप लोगों को ये शब्द देता हूँ कि हम 1 महीने के अंदर ये पॉलिसी बना के आपको भी सबमिट करेंगे, जिसमें आपको जो चेंज करना आप जरूर बताइए, ताकि वो पॉलिसी किसान के फेवरेबल रहे और वो प्रोटेस्ट उसका कम हो सके। क्योंकि अभी लोगों ने कहा कि हमको कितना भी कंपनसेशन देंगे तो भी हम ज़मीन नहीं देंगे, इस तरह की भूमिका बहुत सारे किसानों ने ली है। और इतने बड़े प्रमाण में लोगों का विरोध लेकर कोई प्रोजेक्ट करना भी बहुत कठिन हो गया पॉलिटिकली सरकार के लिए। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी निश्चित तौर पर एक आवश्यक बदल मैं आप लोगों को उसका ड्राफ्ट जल्दी ही दूंगा। और माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी उसके मंत्री है, और फॉर्चुनेटली अभी हमारे जिले के सभी लोग और विदर्भ के सभी लोग, हमारा एक समय था जब माननीय नितिन जी भाषण में बोलते थे कि सिर्फ पशु संवर्धन डिपार्टमेंट विदर्भ में है, उनका भाषण हमेशा होता था। लेकिन आज देखिए समय का पाला कैसा पलटा कि आज महाराष्ट्र का ग्रोथ हब और देश के सबसे बड़े नेता, हमारे नागपुर से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता भी नितिन जी हमारे पास में है। और बहुत ही विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत की जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और हमने देवेंद्र जी ने जो विकसित महाराष्ट्र का जो रोड मैप तैयार किया है, उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें निश्चित तौर पर हमारे सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं कर रहे। तो हमारे जो आप सब लोग जो मान्यवर हैं, आशीष काले जी और उनके सारे अपने वेद है और सारे जो एसोसिएशन है यहाँ के, हम सब लोग मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, और हम नहीं कर रहे हैं। और जो विघ्न हमारे सामने आ रहे, जो चेंजेस हमें यहाँ करना है, वो हम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, एक ज़माना था जब हम अपना तुलना पश्चिम महाराष्ट्र से करते थे, लेकिन आज कोई विदर्भ को पिछड़ा नहीं बोल सकता। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमें नितिन जी और देवेंद्र जी के साथ और समर्थन यहाँ मिला है। हमने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उनको ताकत दी पॉलिटिकली, उनके पीछे हम लोग आप सब लोग खड़े रहे, जिसकी वजह से हमारी लीडरशिप में एक शक्ति प्राप्त हुई और उस शक्ति का फायदा विदर्भ के विकास में यहाँ पर हो रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। कल सुबह एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, और 2 सुबह सांख्यिकी विभाग का भी सुबह 8-9 बजे प्रोग्राम है, इसलिए हमको आज जाना नहीं, तो मैं निश्चित तौर पर पूरा समय यहाँ रुका रहता। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बहुत, हम लोग गडकरी जी से कृषि सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे, खेल के सेक्टर में काम नहीं कर रहे, तो उनकी ये जो टीम है वो एडवांटेज विदर्भ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो काम कर रही है, ये निश्चित तौर पर इसकी उपलब्धियों को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते। फिर से एक बार पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गत 15 वर्ष पूर्व हमारे नितिन जी ने वाइट कोल की संकल्पना हम लोगों को बताई थी, और अगर 1 रुपये में लैंड लीज पे मिलती है और बाम्बू कल्टीवेशन होता है, तो वाइट कोल जो है वो विदर्भ के किसानों को एक डुअल इकोनॉमी और डुअल इनकम का साधन बनेगा। इसके लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से एक विषय रह गया जो नितिन जी ने कहा था, एक टूरिज्म पब्लिसिटी का था। तो गडकरी जी ने और देवेंद्र जी ने मुझे बहुत साथ दिए, और रामटेक में 125 एकड़ लैंड फिल्म सिटी को ट्रांसफ़र हो गई, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी चित्रनगरी भी रामटेक में बनने जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो उनके प्रेरणा से हमने काम शुरू किया कि महाकवि कुलगुरु कालिदास, जैसे बाजीराव मस्तानी या बाकी की सब मूवी बनी, पद्मावत वगैरह, जिससे इतिहास को संजय लीला बंसाली ने दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, तो अभी हम लोग कालिदास के जीवन के ऊपर बायोपिक बन रही है, और वो जो सेट रहेगा वो परमानेंट रहेगा, ताकि जैसे बाहुबली की शूटिंग के लिए लोग रामोजी में जाते हैं, तो उस तरह का एक परमानेंट सेट हम लोग यहाँ पर खड़ा करने जा रहे हैं। और ये सब संभव है क्योंकि नितिन जी हमेशा हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। अब चूंकि हमारे माननीय मंत्रियों को जाना है तो जो हमारे जो मंत्री महोदय के जो मोमेंटोज हैं एडवांटेज विदर्भ के, वे मैं नितिन जी से अनुरोध करूंगा कि आशीष जी जायसवाल को एक मानचिन्ह दें। एक यादगार है मोमेंटो वो। ऑनरेबल पंकज जी को भी जो है मोमेंटो आदरणीय नितिन जी दें। एक और मैं आपको कहना चाहता हूं, आशीष भाई 1 मिनट के लिए आप
बस रुकें, बस एक मिनट। ऐसा है कि नागपुर में एक स्टार्टअप की जो संकल्पना है वो हमारे शशिकांत भाई चौधरी ने उसमें बहुत काम किया, और फैमिली कैप नागपुर का इन्वेस्टर्स को लेकर के एक तैयार किया। पिछले साल उसका एक चेक हम लोगों ने दिया था। इस साल और एक चेक जो है नए इनोवेशन को देने की तैयारी है। तो वो जो फैमिली कैप क्या है और वो जो स्टार्टअप का जो एंजल फंडिंग क्या है, उसके लिए मैं शशिकांत भाई से कहूँगा कि वो ब्रीफ में उसके बारे में बताएं, और बाद में वो चेक प्रेजेंटेशन जो है उस इनोवेटर को और उस स्टार्टअप को दिया जाए। Dignitaries sitting on the dais and dignitaries of the dais. So Advantage Vidarbha, when we started out, we had a concept that we'll start with the 10 investors from Nagpur. But gradually this concept grew, and now almost we have like concept of 50-50-50. That means 50 family offices from Nagpur coming together, 50 startups and 50 lakhs rupees check to per startup. So that's the concept which we are trying to do. And in that process, because what happens is that the startups from this region find it very difficult to compete when it comes to Mumbai, Bangalore, and those part of the regions. So the family cap does two things, which is very unique. First is they give the check, that's the first check of 50 lakh rupees each. And at the same time, very importantly, they give business. So for example, Kiraya करके जो हमारा last startup था, जिसको हमने 50 लाख रुपए दिए थे, now that startup grew very fast, and now they are almost would be touching 500 crore ARR, and then they will be touching 2 crore. But most importantly, 6 family offices from Nagpur gave businesses to them. So it's very important कि business भी मिलना चाहिए, because if getting the Haldirams of the brand and the big companies brand is not very easy for the startup. So in that line, what we said that, okay, if we have these 50 people contributing 50 lakhs rupees each in the span of 5 years, which creates a capital of funding almost 10 startups per year. That's a capability. Now we need to get that kind of pipeline from the startups. So now at this particular point in time, we are, in fact, that Kiraya of startup, it had raised almost like 1.5 crores at the valuation of 20 crores, and now they will be raising almost like close to 15 to 20 crores at a valuation of 80 to 90 crores. That's what they are targeting. They have a pipeline of almost like 20 big national players on their platform. So that's the help which has come from the family cap. The second startup which we are now going to be presenting, we already funded them 50 lakh rupees a check. That's the founder is over here. And very importantly, that founder also, I've seen that journey from his college days. And now that startup, we funded 50 lakhs, but the Technology Development Board from the India gave 2.5 crores to that startup. And they are also serving the big clients like the C8, CRMs of the world in the nation. So those are the people where this family cap funding is coming in. The third startup we should be doing in the next 3 months. That's what is happening. Gadkari साहब जी, I just wanted to let you know also कि 2 साल आपको नहीं मालूम, बट हो जाता है, आपके वजह से काम हो जाता है। 2 साल पहले आप STPI में आए थे इनॉग्रेशन के लिए, और वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बना था। तो वहाँ पे जब स्टेज पे बोरटकर साहब ने बुला लिए थे और उसके उनके हाथ से एक मोमेंटो दिया गया था, बट उस समय आपने कहा था कि STPI VNIT के सामने है, तो STPI ने VNIT के साथ में काम करना था, और आपने जस्ट मेरा ऐसा नाम लिया था कि शशिकांत चौधरी जी है, तो उनके साथ में आप तो VNIT के बारे में सोचिए कि क्या काम करना है। तो वहाँ संकेत भोंडवे जी थे जो पहले आपके साथ काम करते थे, और 2 साल से हम लगे हुए थे वो प्रोजेक्ट के लिए। बट अभी बताने में खुशी हो रही है कि ऑलमोस्ट 40 to 60 करोड़ का सेटअप कंप्लीटली चालू हो रहा है नागपुर में ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज। And this setup will work on the problems of Vidarbha region, on the mining, forestry, environmental and the health. So there are 2 centers which have been allocated, एक देहरादून में और दूसरा सेंटर अपने नागपुर को मिला है। तो सर बात कर देते हैं और उससे आगे बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ अभी थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है फैमिली कैप के बारे में। नाउ वी हैव गॉट द रिक्वेस्ट फ्रॉम जयपुर एंड ऑल्सो फ्रॉम इंदौर
कि ये फैमिली कैप वाला इनिशिएटिव वहाँ पे चालू कर सकते हैं क्या. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर ऑलरेडी हैपनिंग. और 50 अभी अपने पास 50 का जो ग्रुप है उसमें 47 मेंबर जुड़े हैं. 3 ही जगह भी उसमें रखे हैं. तो अभी ये साल में वो कंप्लीट कर लेंगे और अगले साल से फंडिंग थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे. तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अपना मयूर, आइए. इनका जर्नी मैंने सेकेंड ईयर से देखा हुआ है, उनके रायसोनी की है, वहाँ से उन्होंने जर्नी चालू किया. आप दोनों. थैंक यू शशि भाई. एक्चुअल में ये फैमिली कैप का जो इनिशिएटिव है वो निश्चित रूप से हमारे रीजन के टैलेंटेड बच्चों के लिए लाभकारी है. अब मैं एजेंडा को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑनरेबल गडकरी साहब की वो आकर के मार्गदर्शन दें, क्योंकि नहीं तो आशीष जायसवाल जी अपनी फ्लाइट छोड़वा देंगे. हमारे विदर्भ से महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जिनको जिम्मेदारी मिली है, ऐसे आशीष जी, पंकज जी, मंच पर उपस्थित एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एडवांटेज विदर्भ, इसके सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएशन ऑफ विदर्भ एआईडी की टीम और हमारी एडवांटेज विदर्भ की टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि नागपुर एयरपोर्ट का काम शुरू करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही. 2 प्रकार की भूमिका थी. एक, सुप्रीम कोर्ट में ये केस फंसी थी और उसके कारण काफ़ी दिनों से फंसी थी, वो निकल नहीं रही थी. तो यहाँ के कुछ एडवोकेट से उनका नाम लेना उचित नहीं है, और उनके साथ आशीष जी ने और विजय जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की, और उन्होंने दिल्ली जाकर उचित जगह पर निश्चित प्रकार से ये बात ठीक प्रकार से पहुंचाई, और जिसके कारण हमारे कोर्ट का निर्णय आसानी से हुआ. कोर्ट के निर्णय के बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए भी देवेंद्र जी ने भी बहुत कोशिश की. उसमें कुछ अड़चनें थी, वो भी क्लियर हो गई, और अब हमारे एयरपोर्ट का काम अब जल्दी ही पूरा होगा. उस कार्य का शुरुआत भी हुई है. एयरपोर्ट को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर है यहीं आगे, उसके लिए मैंने भी NHAI से 450 करोड़ रुपए एडिशनल देकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के काम को भी हाथ में लिया है. तो मुझे लगता है कि जल्दी हमको एयरपोर्ट पूरा हो जाएगा. दूसरा, आशीष जी ने अभी जो बताया फिल्म सिटी वाली बात, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिल्म सिटी यहाँ होने के कारण एक बहुत बड़ा फ़ायदा विदर्भ में जो टैलेंट है उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. रामटेक का निसर्गम्य परिसर है और 140 एकड़ पर प्रकल्प खड़ा हो रहा है. मैं इसके लिए आशीष जी को हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ. 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऐसे हमने ढूंढकर उसको पूरा करना चाहिए. मैं बीच में ताड़ोबा में था, और ताड़ोबा में फॉरेस्ट के अधिकारी, कलेक्टर और एसपी मुझे मिलने के लिए आए थे. तो मेरे मन में बहुत से दिनों से कल्पना थी कि हमारे जो 5 फॉरेस्ट है, हमारा वर्धा का है, आशा पंकज जी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बोरधरन का, उधर उमरेड का है, पेंच का है और ताड़ोबा का है. ये चारों में अब टाइगर सरप्लस हो गया. यानी जैसे लोक संख्या को कम करने के लिए उपाय 2 या 3 बस, वैसे अब टाइगर के लिए करने की आवश्यकता है. इतनी संख्या बढ़ गई है, और इसलिए एक इसका फायदा भी हुआ है कि बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड से टूरिस्ट अब हमारे इस फॉरेस्ट में आ रहे हैं. आजकल उमरेड में भी लोग जाने लगे हैं. और इस फॉरेस्ट के हमारे पर्यटन के विकास में एक अड़चन थी
कि हमारे यहाँ जो विशेष रूप से जो हमारे वहाँ के आदिवासी युवाओं को काम मिला हुआ है, उनके इसमें ये जो फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती है वो डीजल पर होती है, और उसके कारण बड़े प्रमाण पर एयर पोल्यूशन भी होता है और साउंड पोल्यूशन होता है। तो मैंने बहुत दिनों से कोशिश की थी कि वे इसका कुछ समाधान ढूंढें। तो मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से बात की है और वो चेसिस देंगे 4 ड्राइव की, और उसमें 2+6 ऐसे 8 इसकी ये गाड़ियाँ का चेसिस लेकर वो इलेक्ट्रिक पर होगी 4 ड्राइव। तो उसके बारे में बात काफ़ी आगे गई है और एमएसएमई और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वो स्कीम तैयार करने की बात कही है, जिसके कारण हमारे चारों पांचों प्रोजेक्ट फॉरेस्ट में अगर ये पूरी गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हो जाएगी तो पर्यावरण का भी हमारा एक प्रकार से प्रोटेक्शन होगा, साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में भी कमी आएगी, और इसके कारण ये एयर पोल्यूशन और हमारा साउंड पोल्यूशन अगर कम होता है तो ये गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार होगा, जिसके कारण हमारी टूरिस्ट जो है जो टाइगर के देखने के लिए आते हैं उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय इसका हुआ है और जल्दी ये स्कीम तैयार हो रही है, और टाटा और एमजी हेक्टर दोनों कंपनियों ने कहा है कि हम चेसिस बना के देंगे, और पहला 300 चेसिस के ऑर्डर एमएसएमई के थ्रू उनको देने की कल्पना है। ये रोजगार भी देंगी और टूरिस्ट को फ़ायदा भी देगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत दिनों से मेरे मन में थी, जो विदर्भ की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रमाण पर कोल माइंस हैं, पर कोल माइंस के वेस्टर्न कोल फील्ड को अधिकार केवल 500 मीटर तक जाने का है, और बहुत से कोल फील्ड ऐसे जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो कोल माइंस होती है उसमें एक तो कोल भी लो क्वालिटी का है। कोल गैसिफिकेशन के 3 प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बंगाल में दुर्गापुर में वहाँ ये कोल माइंस है, उसके अंदर से ये नेचुरल गैस निकलता है CBM कोल बेड मिथेन, और वो CNG में डाला जाता है। तो भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स थे, योगायोग से अपने LIT के विद्यार्थी थे, तो उनको मैंने बुलाया। उनके साथ डिटेल चर्चा होने के बाद एक ध्यान में आया कि कोल माइंस जहाँ जितनी है उनके 500 मीटर के अंदर में ये नेचुरल गैस है, ये हम बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान में आई कि उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए हुए हैं, विशेष रूप से चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के बीच में एरिया है, और उसमें से हम लोग डील करके वहाँ से भी CNG निकाल सकते हैं। इसमें रिलायंस ने मध्य प्रदेश में काम शुरू किया, उनको पहली साल 225 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, और वो गैस हमारे पाइपलाइन में डालते हैं। अब बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पाइपलाइन भी आई है, मुंबई से जो बुटीबुरी तक पाइपलाइन है उसका लॉन्चिंग मैंने किया। अब नागपुर शहर में, चंद्रपुर, भंडारा, सब जगह पर हम पाइपलाइन से घर घर गैस देने की बात कर रहे हैं, और ये गैस का दर भी इससे सस्ता होगा, और इंडस्ट्री को और लोगों को अपने घर में पाइपलाइन से गैस मिलने के कारण एक सुविधा भी नई प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट में अभी ये जो निकलने के बारे में, इसके बारे में डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन से और मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात की, और विदर्भ के जो अपने इस प्रकार के स्ट्रेंथ वाले जो एरिया है उसका टेंडर उन्होंने 3-4 महीने में निकालने के बारे में बताया। तो ये अगर हो जाएगा तो विदर्भ ये पेट्रोलियम और गैस के इस पर अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो हम अपना पूरा गैस और पेट्रोल, अब ये जो अल्टरनेटिव हमारे यहाँ तैयार होगा तो हमें स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विशेष रूप से हमारे यहाँ सोलर सेक्टर में अच्छा काम हुआ। इसके साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो जिसकी चर्चा यहाँ होना स्वाभाविक नहीं है, पर एक है कि ग्रोथ में इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जितना महत्वपूर्ण योगदान है उतना एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का भी है। हमारे यहाँ विदर्भ के विकास में मदर डेयरी जिसको हमने लाया था, उनका लीटर अभी दूध
6.5 लाख लीटर हो गया है और जल्दी ही इसका 50 लाख लीटर अगर हम दूध तक जाएंगे तो इसका टोटल बेनिफिट 2 लाख लोगों को और करीब 80,000 परिवारों को होगा और जो विदर्भ के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ मदर डेयरी के साथ हमने एक धारा करके जो तेल का ब्रांड है उनको नागपुर में लाया और अभी एमआईडीसी में फल्ली का तेल और बाकी सब तेल यहाँ से पैक होना शुरू हुआ है और स्वाभाविक रूप से यहाँ के तेल का धारा के नाम से पैकिंग होगा तो नेचुरली तेल हमारे यहाँ अवेलेबल होगा जो कि एडिबल ऑयल हमारे पास शॉर्टेज में है। ये जो सरकी का तेल है ये बहुत सस्ता है, इसको रिफाइन करके ये भी खाद्य तेल के रूप में बड़े प्रमाण पर जाता है। विदर्भ में कपास बड़े प्रमाण पर होता है और कपास में सरकी निकलती है और सरकी का तेल उसको रिफाइन करके ठीक प्रकार से किया तो कुछ प्रमाण में उसका मिक्सिंग सोयाबीन और भुईमुख फल्ली के तेल में भी होता है। तो ये भी एक स्वाभाविक रूप से एक बड़ी इंडस्ट्री है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एआई इन एग्रीकल्चर, इसमें हमने यशस्वी रूप से अब काम किया है और मुझे बड़ी खुशी है, कल महाराष्ट्र टाइम्स का कार्यक्रम था और उन्होंने जो हमारे भोईटे करके साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, पुणे से आए थे, उन्होंने मेरे खेत के चित्र दिखाए कि एआई से अमेरिकन सैटेलाइट ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से मेरे खेत के पूरे पिक्चर निकाले और मेरे यहाँ एआई है और अभी एआई के कारण हमारा उत्पादन 50% बढ़ेगा, उत्पादन खर्चा 50% कम होगा और फर्टिलाइज़र और केमिकल के ऊपर का खर्चा आधा हो जाएगा। तो नेचुरली ये एक रिवोल्यूशन है। संतरे में बड़े प्रमाण पर काम शुरू हुआ और संतरे की जो कलम है उसको सुधारने के बारे में भी एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा था और इसके लिए आशीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमने इसके लिए संतरे की अच्छी कलम तैयार हो, इसलिए विदर्भ में 50 अच्छे नर्सरी तैयार होनी चाहिए, ऐसा निर्णय, ऐसा कोशिश हम कर रहे थे और उसमें मैं यहाँ के 60-70 किसानों को स्पेन लेके गया था और वहाँ वैलेंशिया जो एरिया है वहाँ के ऑरेंजेस हमने देखे। रवि बोरटकर मेरे साथ थे, बाकी यहाँ के 60-70 काटोल, नरखेट, वरुड़, मुर्शी के किसान थे और फिर हमने एक संतरे पर किताब भी तैयार की, इसराइल का संतरा और स्पेन का संतरा, और वहाँ 1 एकड़ में 340 पेड़ लगते हैं, हमारे यहाँ 100 लगते हैं। उनका उत्पादन 25 से 30 टन है, हमारा 3 से 5 टन है और हमने पूरी टेक्नोलॉजी ये किसानों तक पहुँचाई है। तो ये ऑरेंज सिटी का सही अर्थ में ऑरेंज का उत्पादन कम से कम 5 से 7 गुना बढ़ना, ये जो हमारी कोशिश थी उसको भी एक दिशा मिल गई है और उसमें भी हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो जो नर्सरीज की बात थी उसके बारे में आशीष जी के पीछे मैं लगा था, वो एक्ट मंजूर हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने नर्सरी तैयार करने के लिए कोई अनुदान और कोई इंसेंटिव वाली स्कीम अगर आएगी तो विदर्भ में अच्छी नर्सरीज तैयार हो सकती है और ये नर्सरी तैयार होगी तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम कर रही है। अभी बारामती विज्ञान केंद्र में होम्योपैथी का उपयोग एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड के लिए किया और उसके अच्छे परिणाम आए। मेरे यहाँ मैं खाद तैयार करता हूँ, 20 से 25 हज़ार टन होता है भू सुरक्षा करके, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, एनपी की वैल्यू इतनी अच्छी है कि मुझे करीब 15 क्विंटल पर एकड़ तुअर हुई। अब एआई का उपयोग करके उसको काट कर पानी देकर उसका दुगना उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे कपास में, संतरे में, सोयाबीन में और उसके साथ साथ गन्ने में हम एक काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की भी दिशा प्रगति की बहुत गतिशील हुई है। सर्विस सेक्टर के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में हमारे यहाँ जो हमने सुझाव दिए वो पूरे सुझाव हमारे मंत्री गिरीश महाजन ने स्वीकार किए और नए जो होटल की पॉलिसी आई है उसके कारण काफ़ी नए प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये भी हमारे एआईडी की विशेष रूप से अचीवमेंट है क्योंकि इसके लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे। गढ़चिरौली में तो इन्वेस्टमेंट आई है पर उसके साथ साथ महिंद्रा का एक बड़ा प्लान भी आया है और मुझे बड़ी खुशी है, यही होने की अपेक्षा है कि ये इसका पूरा फॉलोअप हमारे
एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज और हमारी एडवांटेज विदर्भ की टीम लगातार करती है। यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो लाना, लाए हुए प्रोजेक्ट के लिए फॉलोअप करना और फॉलोअप करके उसको आखिरी तक लेके जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल भाषणों से काम नहीं होता। भाषण देने वाले, मैं मेरे राजनीतिक भाषण में उपयोग करता हूँ, चमकेश बहादुर बहुत होते हैं, फोटो वीटो निकालने के लिए दौड़ के आगे आते हैं, पर काम के कुछ नहीं होते। तो ये प्रत्यक्ष रूप से A to Z उसका फॉलोअप करना, प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल उसका फॉलोअप करना, उसके पीछे लगना, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और ये लिए छोटे छोटी बातों के पीछे अब जब लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होगा। 2 सुझाव मैं दूंगा कि मैग्नीज और ऑफ इंडिया और WCL, ये 2 बहुत बड़ी फ्लैगशिप कंपनीज हमारे यहाँ हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है विदर्भ के विकास में, पर इनका पोटेंशियल पूरा एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है। मैग्नीज और ऑफ देश में अभी भी हर साल जितना हमको मैग्नीज लगता है उसमें 65 to 70% इम्पोर्ट है, जबकि गोंदिया, भंडारा, तुमसर, नागपुर जिले में खापा, इधर अपनी माइंस भी है। और इसलिए आने वाले समय में मैग्नीज और दूसरा कोल में कोल गैसिफिकेशन, अब ग्रीन स्टील भी बनाने की बात आ रही है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के आधार पर विदर्भ की स्ट्रेंथ का उपयोग करके उसका उपयोग करना पड़ेगा। ये कॉटन मिशन जो भारत सरकार ने स्वीकार किया है, इसका अध्ययन आप में से कुछ लोगों ने करना चाहिए। पंकज को मैं अनुरोध करूंगा कि एक बहुत बड़ी स्कीम भारत सरकार ने बनाई है। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर कॉटन इंपोर्ट होता है, क्योंकि जिस क्वालिटी का कॉटन हमारे टेक्सटाइल मिल को चाहिए वो हमारे पास नहीं है। और इसलिए इस कॉटन मिशन के द्वारा उस कॉटन का निर्माण करना और किसानों को कॉटन का अच्छा भाव भी मिलना और उत्पादन मिलना। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि उसमें से कॉटन में जो बोंड अड़ी आती थी, गुलाबी अड़ी आती थी, अब वो ना आते हुए पूरी तरह उत्पादन क्षमता उसमें बढ़ सकती है। तो उसके लिए भी कॉटन मिशन को वो, क्योंकि टेक्सटाइल बेस इंडस्ट्री का वो पाया है, बेस है, उसके बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों ने विशेष रूप से इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि इसका किसानों का भी फायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। हमारे यहाँ से कॉटन बड़े प्रमाण पर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश में वहाँ कपड़े बनते हैं, वहाँ सूत बनता है और वहाँ से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। तो क्यों नहीं हम लोग बांग्लादेश का ये मार्केट हमारे यहाँ ला सके, ये हमारे सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग कर हमने ये काम किया है। वैसे अभी जैसे आशीष जी ने बताया कि वेस्ट लैंड हमारे यहाँ बहुत है, हमारी 2/3 लैंड जो है वेस्ट, हाँ आप निकलिए, 2/3 लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है और उसका उपयोग हमें बाम्बू लगाने के लिए करना चाहिए। और बाम्बू की कैलोरी वैल्यू ये करीब 4000 है और ये कोल का अल्टरनेटिव हो सकता है और जिसमें पर्यावरण की भी रक्षा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारी विदर्भ में बड़े प्रमाण पर ये वेस्ट लैंड पड़ी हुई है और इसके उपयोग के कारण हम लोग ग्रीन एरिया बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हमारे पोल्यूशन को भी कम करेंगे और दूसरी ओर कोयले के पर्याय के रूप में, वाइट कोल के रूप में बाम्बू को लाएंगे। बाम्बू से काफ़ी इंडस्ट्रीज होती है, काफ़ी कुछ काम होता है। तो मुझे लगता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से हम लोगों में ऐसे अलग अलग ग्रुप कुछ बने हैं और ग्रुप बनाने की आवश्यकता है। हमारे टीम में हमें टोटल ऐसे सेक्शन निकालने पड़ेंगे कि कौन से सेक्शन पर हमारे को काम करना है। टेक्सटाइल का, कॉटन का सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्शन है, रेलवे का है, पावर का है, फॉरेस्ट एंड टूरिज़्म का है। ऐसे अलग अलग करके 50, 60, 70 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टअप की बात हुई तो चौधरी जी ने इनिशिएटिव लिया तो एक के दूसरा इतनी बहुत से बातें हो गई। एक उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया, हमको इसमें बारे में पता भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों को पकड़कर उनको एक्टिवेट करके, और बाकी भी एसोसिएशन है,
हमारा कोई किसी एसोसिएशन के पैरेलल काम नहीं है, हमें एसोसिएशन को सपोर्ट करना है। वो भी ऐसा कुछ काम करना चाहते तो उनको भी हमको सपोर्ट करना है, और इसलिए आने वाले समय में इन सब को इन्वॉल्व करके ये जो एक हमारे प्रगति और विकास का जो चक्र है और गतिशील करना है, तो उसमें निश्चित रूप से काफ़ी कामयाबी मिली है, आगे भी मिलने वाली है। पर ये गति और जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना उसमें फ़ायदा होगा। मैं बहुत बार कहता हूँ कि केवल इंडस्ट्री वाले केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, और रोजगार निर्माण करना ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे यहाँ जिस प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस प्रकार का कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। और इसलिए हमको बैठना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़, इनके बीच में जो भविष्य में इंडस्ट्रीज आ रही है उनके साथ यूनिवर्सिटी के लोगों को बिठाकर कौन प्रकार के कोर्सेस उनको चाहिए, इसका अध्ययन करके हम उसको उनकी मदद करें। और जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट है, उसके आधार पर भी हम एजुकेशन किस प्रकार का बदलाव करें, इसमें हमारी जैसी संस्थाओं ने यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करना चाहिए। उनके एकेडमिक काउंसिल और एकदम जो कोर्सेज तय करते हैं वो प्रोफेसर के प्रति मैं सम्मान रखता हूँ, पर उनका व्यावसायिक अनुभव नहीं के बराबर होता है, और उस सेक्टर की फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की जानकारी भी उनके पास उतनी नहीं होती है। तो उन लोगों से बातचीत करके अगर उनको उस प्रकार की मदद हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बीच में वेद के तरफ से मैंने अनुरोध किया था कि शेगांव का जो मंदिर है उसकी मंदिर मैनेजमेंट प्रूव टू बी बेस्ट इन द कंट्री, तो मैंने उनको कहा कि इसका आप अध्ययन करिए। उन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार किया वेद ने, और फिर मैंने कहा कि ये इसके आधार पर ये मंदिर मैनेजमेंट का कोई प्लान करके हम 15 दिन 20 दिन के कोर्सेज शुरू कर सकते हैं क्या, ताकि मंदिर कैसे अच्छा चला है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी बातें, आज शेफ नहीं मिलते, वेटर नहीं मिलते, यानी जो ट्रेन मैन पावर है वो नहीं मिलती, ड्राइवर की कमी है। और कुछ लोग इसलिए कि बोलते हैं हमको लोग नहीं मिलते, आजकल लोग काम नहीं करते, और कुछ लोग लाइन लगा के आते हैं, हमको काम नहीं है। आज मैं थक गया हूँ, आज मेरा जनता दरबार था, 5,500 लोग आए थे और पूरे रोड पैक हो गए थे, और मैं उनको सबको निपटाते निपटाते मुझे 2:30-3 बज गए। और उसमें से बहुत से लोग इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे लड़के आए रोजगार में। अब इन सब लोगों के लिए रोजगार निर्माण करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनको कैसे ट्रेनिंग दे ताकि उनको वो जॉब के लिए कैपेबल बन सकते हैं, ये भी काम हमको करना पड़ेगा। मैत्री साहब यहाँ है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारा जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट अच्छी तरह चला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पर हमें डेवलपमेंट के हिसाब से वी नीड टू आइडेंटिफाई exact problems, and then by our strong political will we need to find out solutions. We are not only problem creator कि या प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले लोग नहीं है, वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर। हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और सोल्यूशन प्रोवाइडर में ये आदत नहीं होती कि वो उंगली दूसरी तरफ बताए कि मंत्री ने क्या नहीं किया, एमएलए ने किसने क्या नहीं किया, छोड़ो तुम करके इसको करो, सॉल्व करो। मैं कभी कभी बक्सर एक बात, बाल ठाकरे जी ने मुझे एक बार एक स्लोगन लिख के दिया था, और वो एक्रिलिक के शीट पर लिखा था, मैं उनके पास जाता था, लैंड नहीं मिली, ये नहीं मिली, 50-55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाते समय। तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला, नितिन इधर आओ, ये पकड़ो हाथ में। तो एक एक्रिलिक के शीट पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। बोले लेके जा और फिर से मेरे पास ये फालतू बातें मत बता, क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, तुम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, और तुम सॉल्व कर सकते इसलिए तो तेरे को मंत्री बनाया मैंने, तो यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट कम टू मी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस with the positivity, transparency and time bound decision making process, तो it can be possible। तो मुझे लगता है यही हमारे फोरम का काम है, और फोरम का एक्सपेंशन होना चाहिए, नए नए विंग्स खोल के काम करने चाहिए। हर जगह पर वही लोग काम करें तो उसका मतलब नहीं है।
we should give opportunity, exposure to the young talented people who are ready to work. हम उनको भी अवसर दें और ऐसे करके एक एक क्षेत्र की नई नई टीम बनाए, एक एक क्षेत्र में जाए और हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम छोड़कर अल्टीमेटली जो बड़ा पिक्चर तैयार होगा उसका फायदा होगा। अगर मेट्रो नहीं आती तो लोग गाड़ी में नहीं, मेट्रो में नहीं बैठते, और मेट्रो नहीं आती तो ये हॉल नहीं बनता, हॉल नहीं बनता तो तुमको बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलती है। तो क्या होता है, अब जगह मिल गई, हॉल बन गया तो कैटरर को काम मिलेगा, कैटरर को काम मिला इसलिए किराने वाले को मिल गया क्योंकि उसका माल आ रहा है, वेटर को, शेफ को काम मिला। ये मल्टीप्लाई होता है इकोनॉमी में। और इसलिए आने वाले समय में अब एयरपोर्ट आ रहा है। अब एयरपोर्ट आने के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एयरपोर्ट में 3-4 हज़ार करोड़ आने वाले इन्वेस्टमेंट, हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए। पर काम मिलना चाहिए तो उन्हें अच्छा काम भी करना चाहिए। नहीं तो हमको काम दो, हमको काम दो और सब गंदा काम करके रखो तो लात मार के नहीं हका लेंगे तो क्या, मैं बोलूँगा और 2 मारो एडिशनल जो काम ठीक नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना पड़ेगा, साइलोज में सोच के नहीं चलेगा। वी आर solution provider. We are not only problem raiser और प्रॉब्लम क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि आज मेरे पास किराना एसोसिएशन के लोग आए थे और वो मेरा ड्रीम था कि पूरे इतवारी की किराना एसोसिएशन गई। अब वो सुपारी पे बैठ के धरना कर, मैं खूब गाली दी उनको एक बार। मैंने बोला ये सुपारी पे बैठ के तुमको धरना करने की आदत है, ऐसा गंदा बनाओगे तो ऐसा ठोकूंगा, याद रखना मतलब तुम। तो अब वो आर्किटेक्ट लाया फॉरेन से, अब बड़े बड़े आर्किटेक्ट, सुंदर बना, अब काम शुरू हुआ, आधा काम हुआ। फिर मैंने कहा ये 5 कॉन्ट्रैक्टर नागपुर के अच्छे हैं, इनको टेंडर लो, इसमें जो लोएस्ट है उसको दो। अब वो अच्छा बन रहा है। तो एक एक छोटी चीज़ जो है वो हमारे शहर को, हमारे स्टेट को बदलने वाली है। अभी मैं फुले और संतरा मार्केट यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेस बना रहा हूँ जिसमें 1 लाख लोग बैठकर कार्यक्रम हो सकता है। एक पूरी लॉन बना रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, ताकि नागपुर में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, रैली होगी तो डायरेक्ट वहाँ बैठकर एक स्टेज होगा, पूरा होगा। अब वहाँ एम्प्रेस मिल की, अपनी एम्प्रेस मिल में पीछे कॉटन मार्केट की और संतरा मार्केट की बहुत बड़ी जगह है। तो अब बहुत ऐसे करीब 17-18 प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ। कठिन है प्रोजेक्ट करना, प्रॉब्लम्स है। अभी काचीपुरा का प्रोजेक्ट मैंने लगभग मेरे रीच में आ गया। वो प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट जो खड़ा होगा वो 40,000 करोड़ का है और जितने लोग हैं उनको सबको समाधान करके हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक चीज़ें जहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऐसे ही काम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में फ्यूचरिस्टिक विजन देना ये आप सब लोगों का काम है। उसके लिए इनिशिएटिव लेना और उसके काम के लिए छोटे छोटे ग्रुप डिवाइड करके उसके टीम के रूप में वो एक एक ग्रुप काम करते रहेंगे। और उसको अगर कैप्टन अच्छे मिलते हैं, टीम अच्छी मिलती है तो उससे प्रोग्रेस और अच्छा बढ़ेगा। अब इस बार हमारा कार्यक्रम बड़ा जो होगा, मेरी इच्छा है कि हमारा कार्यक्रम इस बार हमने जो एग्रो कन्वेंशन सेंटर पंजाबराव देशमुख 450 करोड़ का अमरोवाड़ी के पास बनाया है, तो वो अभी होगा क्या, कितना कर सकेंगे? हाँ, तो अभी इस बार हम कोशिश करें कि कम इसमें भी वहाँ जाएंगे और वहाँ करेंगे। और वो अभी थोड़ा उनको पैसे ही नहीं दिए, अभी फ़िलहाल अड़चने हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि नागपुर में हर साल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कम से कम 40 एग्जीबिशन कम कन्वेंशन होने चाहिए। सीमेंट, प्लास्टिक, तो एक एक कन्वेंशन के लिए 20,000 25,000 लोग बाहर से आएंगे तो कितने हवाई जहाज बढ़ेंगे, कितने टिकट कटेंगे, कितने होटल को काम मिलेगा, कितने लोगों को एग्जीबिशन में काम मिलेगा। और वो इतना सुंदर बना है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में। अच्छा ऐसा कन्वेंशन हम बना रहे हैं, काफ़ी काम उसका हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करना ये आप सब लोगों के इनिशिएटिव के बिना नहीं होगा। और ये नागपुर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये हमारे विदर्भ में अभी एडवांटेज विदर्भ पर नागपुर की छाप है कि ये स्वाभाविक भी है, पर अब इसको थोड़ा सा अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, इन सब जगह से भी हम लोगों को अभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी होगी। आप में से कुछ लोगों को वहाँ भी जाना होगा।
और इस बार में उन लोगों को भी एक्सपोजर देना होगा, वहाँ भी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, उनको भी कुछ अवार्ड देने होंगे जो काम कर रहे हैं उनको, ताकि हमारी टोटल विदर्भ के डेवलपमेंट की जो ये है गति बढ़ेगी। और एक अच्छी खुशी की बात मैं आपको बता देता हूँ कि नागपुर से हैदराबाद एक्सप्रेस हाईवे बनाने की मेरी इच्छा थी। देवेंद्र जी ने समृद्धि महामार्ग को चंद्रपुर ले जाने की अलाइनमेंट पक्की की थी, तो मैंने उनको कहा इसको एक्सिस कंट्रोल 6 लेन आप बना दो और चंद्रपुर को रिंग रोड मैं बनाऊंगा और वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद तक लेके जाऊंगा। तो अब हैदराबाद का महाराष्ट्र के बाहर जो भागता हुआ कम से कम 70% काम रोड का पूरा हो गया है। अब केवल महाराष्ट्र के 2-3 पैकेजेस रहे। ये जैसे समृद्धि महामार्ग बनेगा तो हम लोग हैदराबाद 3.5 घंटे में नागपुर से जाएंगे और ये हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और नागपुर से हम लोग विशाखापट्टनम को भी जोड़ रहे हैं और काकीनाडा को भी जोड़ रहे हैं और गढ़चिरौली से उधर जोड़ रहे हैं, ताकि अभी हमको विदर्भ वालों को, यानी बुल्ढाना अकोला अमरावती की बात नहीं करता, पर इधर वाले लोगों को अब पोर्ट के रूप में मुंबई से नज़दीक विशाखापट्टनम और काकीनाडा और बाकी 2-3 और मछलीपट्टनम और जो पोर्ट बन रहे हैं वो नज़दीक पड़ेंगे। हमारा पेट्रोलियम सब प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अब नागपुर भंडारा रोड को भी 6 लेन मंजूर हो गया, उसका भी भूमि पूजन अगले महीने में होगा, तो वो भी हमारी एक दिक्कत निकल गई। नागपुर से अमरावती का एग्जिस्टिंग रोड का भी हम 6 लेन कर रहे हैं। जहाँ तक नागपुर से रिलेटेड जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा हुआ है। मेट्रो का भी एक्सटेंशन हो गया बुटीबोरी तक, इधर हिंगना तक, ये भी, और अभी मेट्रो इसके आगे का प्लान भी उस पर विचार शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन की बस भी, इलेक्ट्रिक की एक फ्लैश चार्जिंग बस का भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। टाटा गए उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग वो करने वाले हैं और एक हाइड्रोजन के बस की भी ट्रांसपोर्ट सर्विस नागपुर में शुरू करे, इसके लिए उसने प्रपोजल दिया है। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ और ताकि हाइड्रोजन की भी बसेस नागपुर में शुरू हो। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव ऐसे अनेक बातें हैं जो हमारे यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली है, पर उसमें आप सब लोगों की भूमिका, आपका पार्टिसिपेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपका सपोर्ट, आपका इनिशिएटिव और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर काम करने के लिए आप सबकी इनिशिएटिव के कारण इसको गति दे पाएंगे। हमारे पास एसोसिएशंस है, बुटीबोरी एसोसिएशन है, हिंगना की एसोसिएशन है, इनको भी एक्टिव करना होगा। वैसे एक्टिव है वो, और एक्टिव करना होगा और आगे जाकर उनके तरफ से कुछ काम करने होंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर जब ओवरऑल जब इसका इम्पैक्ट आएगा तब इसका एक ओवरऑल अच्छा परिणाम दिखेगा और वो परिणाम के लिए हमें और काम करना है और मेहनत करना है और इनिशिएटिव लेना है और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोजेक्ट लाने हैं। और इसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं, पर हमारे प्रयासों से जैसे एयरपोर्ट की दिक्कत सॉल्व हुई वैसे बाकी भी दिक्कतें सॉल्व होगी। अब मिहान का 2nd फेज़ का एक्सटेंशन करना है, क्योंकि अब मिहान में अब जगह नहीं है, तो मिहान में भी जगह की कमी है। और इसलिए आने वाले समय में अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी है कि जो हम करेंगे। अब मैंने कहा एयरपोर्ट वालों को कि अब हिंगना से भी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को चाहिए, इधर से भी चाहिए, ताकि उधर के लोग इधर काय के लिए घूम के। तो धीरे धीरे अब एयरपोर्ट को हम लोग मेट्रो से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़ नए नए प्रॉब्लम्स, नई नई समस्याएं आती है, पर हमारी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, दोज हु कैन कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, नॉट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से अभी तक एक अच्छा काम फुल टाइम एक्टिविटी के रूप में चला और अब जल्दी ही अगस्त में हमारी बिल्डिंग पूरी हो रही है। रेडिसन के बाजू में 7 मंजिली बिल्डिंग है। अगला कार्यक्रम जब करेंगे तो हमारे हॉल में करेंगे निश्चित रूप से, जहाँ 400 लोगों का ओपन एयर थिएटर भी नीचे है और रात को भोजन भी वहाँ कर सकेंगे। तो प्राइम जगह पर हमारा एग्रोविजन का, बाकी सभी ट्रस्ट का एक ही जगह अपनी बिल्डिंग बनी है, पार्किंग अच्छा है। तो नेचुरली अब फुल टाइम एक्टिविटी ऑफिस की वहाँ होती रहेगी, अलग अलग सेक्टर की मीटिंगें होती रहेगी, अधिकारियों से संवाद होते रहेंगे,
मंत्रियों को बुलाकर बातचीत होती रहेगी और इन मिले जुले प्रयासों से हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है अब एक्सप्रेस में कन्वर्ट हुई है, एक्सप्रेस जो है धीरे धीरे बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट करनी है, पर आप सबके प्रयासों से हम कामयाब होंगे इसी विश्वास के साथ जिन लोगों ने पिछले साल के इस हमारे कार्यक्रम को सहयोग दिया, अच्छा पार्टिसिपेंट दिया, उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। अभी जिस तरह से आशीष जायसवाल जी बोलकर गए कि साहब को सुनना है यानी चार्ज करना है, तो वाकई हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज मेरा एजेंडा थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है। 2 मोमेंटोज मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक अजय भैया का मोमेंटो आप देंगे, एक मोमेंटो अजय, और एक मोमेंटो जो है हमारी शिवानी दानी जी को भी साहब देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 2 बड़े इन्वेस्टमेंट आए उसमें से 2 इन्वेस्टमेंट है 10,000 कुछ करोड़ के, वो शिवानी के माध्यम से भी हमको प्राप्त हुए हैं। हमारे पास बारामती पूना से वीआर बॉयलर्स वाले आते हैं, उनका स्टॉल रहता है, वे अभी भी आए हुए हैं और वे साहब को एक विठल रुक्माई का विग्रह देना चाहते हैं। इसी तरह एक और संस्था है जो साहब को एक फ्रेम भेंट करना चाहती है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया वो आगे आएं। द मोटिवेटर्स की ओर से अब तो खड़े रहना है। मोमेंटोज नहीं साहब, मोमेंटोज देने आपके हाथ से। मैं नाम अनाउंस करता हूँ, आप लोग प्लीज फास्ट आइएगा, जल्दी आइएगा एकदम। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। दुष्यंत देशपांडे जी डिफेंस सेक्टर, अजय कपूर जी आईटी सेक्टर, तेजेंद्र सिंह रेणु टूरिज्म सेक्टर, अशोक गोयल स्टील सेक्टर, शशिकांत चौधरी जी स्टार्टअप सेक्टर, दुष्यंत भाई, अजय कपूर जी, तेजिंदर रेणु जी, अशोक गोयल जी, शशिकांत चौधरी जी, शिव कुमार राव जी लॉजिस्टिक सेक्टर,
मोहन श्रीगिवार जी, डेयरी सेक्टर, जीतू नाइक जी, प्रभाकर मांडरे जी, राहुल देशमुख जी, समीर देशमुख जी, चेतन मारवा जी, आयुष सेक्टर। चेतन जी ने इस बार जो है कॉन्फ्रेंस करी जिसमें 1280 रजिस्ट्रेशन आए और रिकॉर्ड एक वर्कशॉप हुआ नागपुर में। विनय चावला जी, अंकित बागड़ी जी, मनोहर भोजवानी जी, उज्जवल बांबल जी, विशाल बांगरे जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरीश जी देवधर, आशीष मुकीम जी, शैलेश आवड़े जी, अमित काळे जी, प्लीज फास्ट करेंगे। इस साइड से एंटर करिए, उस साइड से एग्जिट करिए प्लीज। अरविंद कुमार जी, आकाश सिंह जी, राहुल करांगले जी, अनिल अग्रवाला जी, अमोल खंते जी, अफजल भाई मीठा, अभी चलो ये काम कर लो पहले। संजय अग्रवाल जी, स्टील चेम्बर्स, समीर अग्रवाल जी, संजय भाई नहीं है, दीपन भाई आप आओ, आओ दीपन भाई, संजय भाई नहीं है, आप आओ, आओ प्लीज आओ, आओ। साकेत सूरी जी, नितिन खंडेलवाल जी, राजेंद्र काकड़े जी, प्रमोद पंपटवार जी, सीए प्रणव जी जोशी, प्रणव मोहन जी, शिव सियाल जी। ये जो प्रणव जोशी और शिव सियाल है, ये हमारे निर्भय जी के नेतृत्व में हमारा एड युवा जो स्टार्ट हुआ है उस विंग के प्रमुख मेंबर्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। श्री शिवाजी धवड़ जी, अमोक तिजारे जी, एडवोकेट बी के शुक्ला जी, समीर बेंद्रे जी, रवलीन सिंह खुराना जी। आई एम सॉरी, मैं सेक्टर के नाम साथ में नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि ने जो मिनरल पॉलिसी फॉरवर्ड की थी, कुछ हो रहा है इसमें?
एआईडी युवा बोर्ड है भाई ये हमारा। हमारे फार्मा सेक्टर के रवलीन सिंह जी को आज बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द रीजन का अवार्ड मिला है भाई, चीफ मिनिस्टर जी की तरफ से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पॉन्सरर्स एमआईडीसी मनोहर जी पोटे, लॉयड मेटल्स, लॉयड मेटल्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जीएमआर एरो, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ताओ, द एशियन किचन, सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग और प्रफुल्ल देशमुख जी, ये हमारे प्राइम स्पॉन्सर्स हैं सब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन वीआईए, बूटीबोरी एसोसिएशन, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेद लघु उद्योग भारती, एमआईडीसी इंडस्ट्री एसोसिएशन हिंगना, विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन, विदर्भ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, कन्फेडरेशन रियल स्टेट डेवलपर्स क्रेडाई, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन कोसिया, इंडस एंटरप्राइजेस टाई, मियान इंडस्ट्री एसोसिएशन, कलमेश्वर इंडस्ट्री एसोसिएशन, विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदर्भ एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, विदर्भ कंप्यूटर एसोसिएशन, नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन, विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर्स ऑफ एसोसिएशन, कैमेट, दीपेन जी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, राजेश काकड़े जी, एफआईए के पातुरकर जी, नागपुर टैक्स पेयर एसोसिएशन, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र कैमेट, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी, अकोला इंडस्ट्री एसोसिएशन, द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकोला, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन, वीडीएमए विदर्भ ड्रग एसोसिएशन, एमआईडीसी इंडस्ट्री एसोसिएशन चंद्रपुर, एमआईडीसी एसोसिएशन अमरावती, विदर्भ कॉटन एसोसिएशन भावेश जी, अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन मयूर झमर जी, ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम जितेंद्र जोशी जी, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण हेमंत अंबासेलकर जी। मेजर स्टॉल होल्डर्स सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, विदर्भ इन्फोटेक, यंत्र इंडिया, एसबीआई, हल्दीराम फूड्स, सिडबी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिक्योरिटी एक्सचेंज, हुंडई मोटर्स, भूमेश रियल्टर्स, जायसवाल निको। एजेंसी का तो भेज दे उनको।
एमएसएबी से और फिर बाद में रोहित अग्रवाल जी भी आए। हाँ ये नाम लेना है आपको, इसके बाद में रोहित जी को बुलाना ऊपर। एमएससीबी के राहुल जी उतोड़े जी, रोहित अग्रवाल जी, प्रशांत मोता जी,